हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही आपको लाइंस और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड आपको फार्मूला का वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। तो आज हम आपको लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि प्लेन यानी समतल के बारे में बात करेंगे। और समतल से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है उस सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि कोई भी फार्मूला मिस ना हो। और ये इसी वीडियो में आपको सारा टॉपिक वाइज आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो समझिए कि आप अपना एक्सरसाइज जो आप लोग का 11.3 है आसानी से आप बना पाएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट शुरू करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों को यहाँ पे आज क्या सीखना है कि प्लेन यानी कि समतल के बारे में समझना है। समतल से रिलेटेड यानी कि प्लेन से रिलेटेड आपको सारा फॉर्मूला समझना है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि प्लेन क्या है। ये मान लीजिए कि एक छोटा सा प्लेन है और प्लेन में एक खास चीज होता है, उसको पहले आप हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये जो परपेंडिकुलर इस पर लाइन होता है ना, जो कोई एक प्लेन होगा और उस पर एक खारा लाइन आपको दिखाई देगा जो लंबवत होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम लोग वेक्टर एन के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल यानी कि अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पहले याद रखना है कि प्लेन पर जब ये खारा लाइन होगा उसको नॉर्मल यानी कि अभिलंब बोलते हैं। इसका पहला फॉर्मूला ये होता है कि जनरल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो बारी बारी से एक एक चीज को आप समझते चलिएगा और थोड़ा थोड़ा याद भी कर दिएगा। देखिए, जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप में प्लेन का समीकरण आपको कैसा दिखेगा, तो वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर एन बराबर डी। और हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में आपको बताया ही है कि जब भी आपको इक्वेशन पढ़ेंगे तो दो को फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो देखिए, जनरल फॉर्म में लाइन का प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है वेक्टर रूप में, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी। जहाँ पर ये जो वेक्टर एन जो आपको दिखा है इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। प्लेन का ये नॉर्मल है यानी अभिलंब है। ठीक है, और अगर कार्टेशियन में इसको लिखा जाए मतलब कार्तीय रूप में, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन नजर आएगा प्लेन के तो आपको ऐसा दिखाई दे सकता है, वेक्टर आर गुने ऐसा एक यहाँ पे आपको जैसे वेक्टर एन का मान आपको ऐसा रह सकता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए बी सी का मान कुछ भी आपको दिया रह सकता है। और याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन यानी तल पर अभिलंब है। और एबीसी क्या होता है, तो आपको बताया था पहले भी, आप बहुत बार सीखे हैं। एबीसी क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। यानी कि आपसे यहां से एक सवाल ऐसे बनता है कि यहां पर आपको इस तरह से ना कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा समतल का यानी प्लेन का, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 10 ऐसे करके, और आपसे पूछेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो बस आपको करना क्या, एक्स वाई जेड के साथ में जो रहेगा ना उसी को डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात बोलेंगे। पहला चीज आपको यहां से याद रखना है। और अगर मान लीजिए इस फॉर्म में रहे तो भी आपको वेक्टर एन के साथ जो रहेगा आई के साथ जे के साथ ऐसे करके, आई के साथ जे के साथ और के साथ, वही वाला आपका डायरेक्शन रेशियो होगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो है आप अभी आपको बताया गया जनरल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में ऐसा और कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा। इसी में आपको दूसरा चीज आता है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन जो है आपको कभी कभी बदलना पड़ता है। कैसे? देखिएगा, नॉर्मल फॉर्म यानी अभिलंब रूप में, जैसे कोई एक प्लेन है और जो मूल बिंदु से यहाँ मान लीजिए इसका दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी इसका पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और ये जो नॉर्मल है ना इसको हम लोग यूनिट वेक्टर इस बार बोलेंगे। कौन सा वेक्टर बोलेंगे? यूनिट वेक्टर पर, मतलब यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो यहां से यहाँ आपसे सवाल ऐसे पूछता है कि मूल बिंदु से इस तल का अभिलंब का दूरी बताइए, यानी कि ये दूरी मूल बिंदु से समतल के अभिलंब की दूरी आपको निकालने के लिए कहेगा, तो आपको ये पी का मान निकालना होगा। हो सकता है इसी में आपसे डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ देता है। डायरेक्शन कोसाइन आप लोग पहले से तो जानते ही हैं, दिक् कोसाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर पी। देखिए, पहला वाला में और इसमें थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। यहाँ वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी था, ये वेक्टर एन कोई भी वेक्टर था, ठीक है, लेकिन ये एन के जगह पर ऐसा कर दिए एन कैप ले आए हैं। एन कैप का मतलब होता है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी ये जो भी वेक्टर है ना पहले तो यूनिट है और परपेंडिकुलर तो है ही, और बराबर के बाद यहाँ डी के जगह पर हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं पी। और पी क्या है, तो याद रखिएगा मूल बिंदु से इस तल की दूरी है। तल कहिए चाहे समतल कहिए, बात एक ही चीज है, अंग्रेजी में प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर पी। तो इस चीज को हम लोग वेक्टर ई जो एन कैप है इसका मान ऐसे लिखेंगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहां पर ये क्या यूनिट
परपेंडिकुलर है, यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर यानी अभिलंब इकाई सदिश से याद रखिएगा। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म ऐसा होता है LX + MY + NZ बराबर P, जहाँ पर LMN क्या है आपको पता है ना, LMN तो बहुत बार बताया डायरेक्शन को साइन है, और P क्या है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है यानी मूल बिंदु से इसका दूरी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और LMN के बारे में तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन बोलते हैं। और हाँ, आप यह भी चीज़ याद रख सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में कि अगर मान लीजिए पहले अगर आपको जनरल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो नॉर्मल फॉर्म में आपको बदलने के लिए कहा जाएगा, या हो सकता है कि ABC का मान दे दिया जाए तो आप डायरेक्शन को साइन पहले से भी आप जानते हैं, L बराबर A/√अंडर, M बराबर B/√अंडर और N बराबर C/√अंडर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन को साइंस। और P का मान आप कैसे निकालिएगा, यानी यहाँ से आप मूल बिंदु से दूरी अगर पूछे तो D बटा जो क्वेश्चन रहता है यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन रहे और इसमें अगर आपसे कह दे कि आप इसका डायरेक्शन को साइन निकालिए तो ABC पता है तो एलिमेंट निकाल ही सकते हैं A/√ करके। और ये जो D है अब इससे मूल बिंदु से दूरी पूछ दे तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा P बराबर D बटा √A² + B² + C²। और हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है जरूर कि कोई एक समतल दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि मूल बिंदु से इसका दूरी बताइए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और डायरेक्शन को साइन पूछे तो आप निकाल ही सकते हैं। बात समझ में आया, जहां पर हम यही लिख दिए हैं P क्या है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन यानी तल से मूल बिंदु की दूरी। बात समझ में आया। एक छोटा सा उदाहरण पर भी इस बात को आपको जल्दी में समझा देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है वेक्टर r.i + j + 2k बराबर 5। तो बताइए ये क्या है, ये इक्वेशन है किसका, प्लेन का यानी कि समतल का। आपको जब भी समतल का इक्वेशन दिखाई दे तो इस फॉर्म में दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा। जैसे वेक्टर में रहेगा तो वेक्टर लिखल रहेगा वेक्टर r डॉट ऐसा करके, और अगर कार्टेशियन में है यानी कार्तीय रूप में है तो 2x + 3y + 5z बराबर कुछ इस तरह से अंक आपको दिया हुआ रहेगा। ये इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए प्लेन का, यानी दिक् अनुपात बताइए, तो इसके साथ और इसके साथ जो भी अंक होगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा, यानी 1 1 2। तो डायरेक्शन रेशियो पहले आप निकाल सकते हैं। एक नंबर का सवाल यहाँ से आता है, ये बेसिक सा जानकारी में। और डी का मान तो आप समझ सकते हैं, डी तो कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, और यही चीज़ अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में आपको ऐसे लिखा रहा है, इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो क्या होता है 2 3 और 5, और डी का मान तो रहेगा ही। और इसमें अगर आपसे कह दिया जाए डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते हैं? दिक् अनुपात जब पता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल ही सकते हैं। 5 के स्क्वायर ऐसे आप कर दीजिएगा A/√अंडर, आपको याद हो गया होगा B/√अंडर और C/√अंडर करके। ठीक है, इसका आप आंसर जो है आप हमें कमेंट करके जल्दी में थोड़ा सा बता सकते हैं, इसमें आपको जो फॉर्मूला है। और P का मान आप कैसे निकालेंगे, D/√अंडर करके A² + B² + C²। रूट के अंदर आप समझते हैं ना A² + B², इस तीनों में वही चीज़ आपको लिखना है और मान निकल जाएगा। तो ये छोटा सा जानकारी अभी आपको क्या बताए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दे आपको जल्दी से, कि प्लेन का इक्वेशन दो फॉर्म में हम आपको बताए हैं, जनरल फॉर्म में और एक नॉर्मल फॉर्म में। प्लेन का जब भी आपको दिखाई देगा इक्वेशन तो आपको इसी फॉर्म में रहेगा, और इसी को हो सकता है नॉर्मल फॉर्म में आपको लाना पड़े तो आपको इस फॉर्म में बदलना पड़ता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है, कोसाइन आप लोगों से पूछा जाता है, और मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं अगला फॉर्मूला, देखिएगा इसको हटाते हैं। देखिए, उसके बाद आपको तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ना है, 2 गो हो गया है, और हम आपको बता दें इसमें आपको टोटल 11 गो फॉर्मूला पढ़ना है। 11 गो अगर आप फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो समझिए आप अपना एक्सरसाइज आसानी से डील कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन तो आप लोग समझ गए LMN होता है। P क्या है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी है। यहाँ पर P लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, वो D ऐसे ही कोई कॉन्स्टेंट है, अगर P लिखे हैं तो यह डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन समझिएगा। ठीक है, और इसमें आपसे कभी कभी क्या करेगा, मान लीजिए कोई प्लेन है और इसमें आपको ये पता चल गया ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, और आपसे कहेगा कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन पर एक जो फुट है, फुट कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फुट पूछे, लंब पाद के निर्देशांक पूछे। यहाँ पे ये कोई प्लेन है और इस पर जो लंब पाद, इसी को ना बोलेंगे पाद मतलब पाद बिंदु, और ये होता है ऊपर फ्रंट वाला। ठीक है, तो ये बिंदु अगर आपसे कभी निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसके लिए आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन पता हो LMN, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता हो, मूल बिंदु से दूरी पता हो। तो इसका कोऑर्डिनेट कभी पूछे तो आप ये याद रखिएगा LD LP MP NP। इसको है ना, ये फॉर्मूला कब लगाइएगा, जब लंब पाद के निर्देशांक पूछ दे आपसे, तब ये लगाइएगा LP MP NP। L का मान, M का मान, N का मान आपको डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल ही सकते हैं जो समतल दिया रहेगा उससे, और P मूल बिंदु से दूरी भी निकाल लीजिएगा और इसमें बैठा दीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद चौथा नंबर है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एन एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए है। मतलब ये आपको नेक्स्ट जो फॉर्मूला है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछेगा जिसमें कि आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और एक नॉर्मल जो वेक्टर होता है वो दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट आपके पास x1 y1 z1 है और एक वेक्टर इस तरह से दिया रहेगा, नॉर्मल वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। यहाँ थोड़ा सा हम कैपिटल लिख दिए ताकि दोनों में अंतर आप कर पाए, ठीक है। ये यहाँ पे ये दिया रहेगा, यह भी पॉइंट आपको दिया रहेगा, मतलब यह दिए गए सदिश के अनुलोम वेक्टर n तथा यहाँ पर कैपिटल लिख लीजिएगा, तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण पूछे। जैसे एक पॉइंट है और ये वेक्टर दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल वेक्टर, तो इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर a और डॉट में कैपिटल n बराबर 0। यहाँ पर कैपिटल इसलिए लिखें क्योंकि ये वेक्टर आपको जो दिया रहेगा उसको कैपिटल n बोलिएगा। अब वेक्टर a कहाँ से लाएंगे, तो जो पॉइंट उस दिया रहेगा ना उसमें आप क्या करिएगा, आई जे के सटा दीजिएगा तो वो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर a निकालिएगा ई वाला पॉइंट से, इसमें आई जे के सटा दीजिए आ जाएगा, ई वाला तो दे रहबे करेगा, इसका मान रख देना है और इसको गुना उना करके इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में आप याद रखेंगे ऐसे a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर d। एक बार फिर से a b c क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है, और x तो रहेगा ही x1, y तो रहेगा ही y1 और z तो रहेगा z1। ये x1 y1 z1 क्या है, तो पॉइंट्स है, तो यहाँ से आप इसका मान रख दीजिएगा यहाँ पे, ये x1 y1 z1 और ए बी सी कहाँ से लाइएगा, तो जो वेक्टर आपको एगो दिया रहेगा ना उसमें से आप ए बी सी यहाँ से छाट के इसमें बैठा दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये लगाइए। ये कब फार्मूला लगाना है, माइंड में थोड़ा सा फिट कर लीजिए, एक पॉइंट दिया हुआ रहे और एक नॉर्मल वेक्टर दिया रहे तो आप इस फार्मूला का यूज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 गो पॉइंट्स दिया रहे और वो भी कैसा पॉइंट्स रहेगा, तो नॉन कोलिनियर, कहने का मतलब कोलिनियर नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट्स होगा। जैसे मान लीजिए एगो यहाँ है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ, तो ये देखिए तीनों जो है अलग अलग पॉइंट है ना, अलग अलग पॉइंट है, तो इससे हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए ये फॉर्मूला कि वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट, उसके बाद करना क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिएगा b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए और बराबर के बाद 0। जैसे वेक्टर r तो हमेशा रहता है, सब में रहता है, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c लाएंगे कहाँ से, तो जो 3 को जो पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा उसी से आप वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट ए होता है ना, उससे वेक्टर ए निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर आई जे के सटा देंगे। वेक्टर बी कैसे लाएंगे, जो पॉइंट दूसरा होगा उसमें आई जे के सटाएंगे, और तीसरा सी कहाँ से लाएंगे, तो तीसरा जो पॉइंट होगा उसमें आई जे के लगा दीजिएगा, तो पोजीशन वेक्टर। तो बस इसमें आपको मान बैठा देना। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर 0। यही चीज़ अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपसे पूछे तो ऐसे याद रखेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। पहला ऐसे फिर से देखिए, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए इसको एक और तरीका से आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये लाइन जो है ना आपको x वाला है, ये y वाला है और ये z वाला है, तो x माइनस x1 फिर x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, मतलब बाद में सब x1 है, x में से घटाना है, x2 में से घटाना है, x3 में से घटाना है। पॉइंट तो आपको 3 को देवे करेगा, यहाँ पे आपको बिठा देना है। फिर y माइनस y1 y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, सब में y1 है। फिर z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। ये जो पॉइंट आपको दिया रहेगा ना इसमें आपको मान बैठा देना और ये डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करिएगा तो आपको पॉइंट इक्वेशन आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका पांचवा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब 3 गो बिंदु से कहेगा असंरेख बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण निकालिए, तब कार्टेशियन में ये लगाइएगा और अगर वेक्टर में आपको ये लगाना, ठीक है। आपसे पूछेगा कार्तीय रूप में समीकरण बताइए तो ये लगा के बनाइएगा, वेक्टर कार्तीय में पूछे तो ये लगाए, वेक्टर में पूछे तो ये लगाइए, ठीक है। अब बताते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आपको टोटल फॉर्मूला क्या पढ़ना है आपको बता दें एक बार फिर से, 11 गो टोटल आपको फॉर्मूला पढ़ना है और थोड़ा सा बारी बारी से। अच्छा, और हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिएगा ध्यान से, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। देखिए ये इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट बोले क्योंकि आपसे 2 नंबर वाला सवाल दो जो है ना, इसी से आपसे मैक्सिमम साल जो है पूछा गया। इस साल भी देखिएगा तो आपको मिलेगा, पिछले साल भी आपको इसी से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। एक 2 नंबरिया सवाल पूछता ही पूछता है। देखिए अंतःखंड रूप में अगर समतल का समीकरण कभी पूछे तो ऐसे याद रखेंगे, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1। देखिए लाइन का इक्वेशन हम लोग अंतःखंड रूप में भी सीखे थे क्लास 11th
में x बटा ए प्लस वाई बटा बी होता था, इसमें एक जेड एक्सिस बढ़ जाता है तो प्लस में जेड बटा सी बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ए बी सी क्या है, जो बटा में रहेगा उसको बोलते हैं ए है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है तो वाई इंटरसेप्ट, और सी क्या है तो जेड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहने का मतलब अंतःखंड। तो आपको क्या करेगा कि ऐसा कोई प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे देगा और उसको कहेगा कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। तो आपको सब में क्या करना है, प्लस डी राइट साइड ले जाइएगा और सब में भाग दे के आपको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना। ले आइएगा तो समझिएगा वह इंटरसेप्ट फॉर्म में है। फिर हम आपको क्वेश्चन तो बताएंगे ही पर जब थ्योरेटिकल रूप में और क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो अभी हम आपको सिर्फ फॉर्मूला से जानकारी रूबरू करा देते हैं ताकि आपको पहले से पता रहे। तो जब हम फिर से एक बार पढ़ाएंगे कल आपको इसी से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, पहले आप जानकारी के रूप में याद रखिए कुछ देखिए। तो ये कब आप फॉर्मूला लगाएंगे, जब इंटरसेप्ट फॉर्म में आपसे प्लेन का इक्वेशन पूछे तो आपको ये बस याद रखना है। एबीसी क्या है तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। तो याद रखिए एबीसी का मान अगर आपसे दे दिया जाए तो अब इसमें मान रख के आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है आप लोग का 7 नंबर, देखिएगा ध्यान से कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण आपसे पूछेगा। फिर से समझिएगा कि क्या कहेगा, दूगो प्लेन जो है आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दूगो प्लेन जो है आपको दिया हुआ रहेगा, कहेगा ये जो इंटरसेक्ट करता है यहां से एक नया प्लेन आपको पास कराएगा। ठीक है, नया प्लेन, और उसका आपको समीकरण पूछेगा। एक बार फिर से समझिए, दूगो क्या कहा, दूगो प्लेन जो है आपको दिया हुआ रहेगा और दोनों जो एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है यानी कट करता है, वहां से एक नया प्लेन पास करने वाला का इक्वेशन पूछेगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म में पहले देखिए, वेक्टर फॉर्म में दूगो प्लेन देगा तो ऐसा आपको पता हो गया, वेक्टर r डॉट n1 बराबर d1, एक और प्लेन देगा वेक्टर r डॉट n2 बराबर d2, दूगो ही प्लेन दे दिया गया और आपसे पूछे कि इसका प्लेन का इक्वेशन बताइए इंटरसेक्टिंग लाइन से पास करने वाला। तब आपको करना क्या, वेक्टर r डॉट, याद रखिएगा n1 में n2 को जोड़ना है, ऐसे n1 प्लस लैम्डा n2 और फिर d1 में d2 को जोड़ना है, तो d1 प्लस लैम्डा d2। एक बार फिर से इस बात को बता देते, पहले वेक्टर r लिखिएगा, n1 में n2 जोड़ना है, कैसे जुड़ेगा भाई, तो n1 प्लस लैम्डा n2, लैम्डा कांस्टेंट है, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, और बराबर के बाद d1 में d2 जोड़िएगा तो d1 प्लस लैम्डा d2, लैम्डा लगा के आपको जोड़ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन पूछे, जैसे मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में तो आप लोग को पता है दूगो लाइन ऐसा प्लेन ऐसा दिखाई देगा, ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इसलिए लिखे हैं, मान लीजिए बराबर के बाद रहेगा तो उसको लेफ्ट साइड ले आइएगा। ठीक है, बराबर के बाद 0 छोड़ दीजिएगा, इसको भी बराबर के बाद इधर ले आए ताकि माइनस में आए, अगर राइट साइड रहे तो लेफ्ट साइड ले आइएगा, अगर इधर रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं, बराबर के बाद आपको 0 लिखना है। ये दूगो प्लेन मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि दोनों प्लेन के कटान बिंदु से यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन से आपको प्लेन एक नया पास कराना है और उसका इक्वेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इस प्लेन को लिखेगा आप प्लस लैम्डा इंटू इस प्लेन को लिखेगा और बराबर के बाद 0। फिर से समझिए, एक प्लेन इसको उतार देना साफ जो भी रहे, प्लस लैम्डा लिखना है और जो भी प्लेन है उसको उतार देना बराबर 0। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक लैम्डा का मान निकालना पड़ता है जिससे कि आपको पॉइंट दिले रहता है, पॉइंट से आप लैम्डा निकल जाता है, इसमें रखिएगा तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो बस आपको याद क्या रखना है, थोड़ा सा हम आपको एक बार फिर से बता दें कि दूगो प्लेन के कहेगा इंटरसेक्टिंग। देखिए इस बात को आपको याद रखना है, लैंग्वेज थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, दूगो प्लेन दिए गए प्लेन के समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला प्लेन का समीकरण। तो वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा और कार्टेशियन फॉर्म तो बड़ा सस्ता है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन बराबर 0। ठीक है, ये हो गया 7वां नंबर फॉर्मूला। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिएगा अब है आपका 8वां नंबर फॉर्मूला। समझेंगे क्या है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी दो तल के बीच कोण निकालना। तल मतलब समतल। आप समझेंगे कि दूगो प्लेन आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा एंगल निकालना। और हाँ, ये 2 नंबर का सवाल में तो निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो बस जो पहले वाला फॉर्मूला है वैसा ही है, आपको कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। जब भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे दो को फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो पहले आपको बता दें कि वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है, वेक्टर r डॉट n1 बराबर d1, ऐसा ही आपको लिखल देखा है। यहाँ कोई वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा और d1 मतलब कोई कांस्टेंट मान रहेगा। फिर एक और वेक्टर रहेगा इस तरह से, वेक्टर r डॉट n2 बराबर d2। ये दूगो प्लेन है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अगर आपसे पूछे कि दोनों का बीच का एंगल निकालिए तो बस आपको याद रखना है, ये नॉर्मल जो होता है ना n1 और ये जो नॉर्मल है होता है n2, इसी दोनों के बीच आपको एंगल निकालना होता है। तो आपको पता है दूगो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा से। याद होगा, पहले भी आपको वेक्टर में भी बताया गया होगा।
कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होता है ना। तो यहाँ पर ए के जगह n1 है और बी के जगह n2 है, तो इसलिए लिखे हैं n1 डॉट n2 बटा मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2। ये कब आप लगाइएगा, जब वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ रहे और आपसे एंगल पूछ दे, तो बस आपको इसे रख के थीटा का मान निकाल देना। यही चीज अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर प्लेन ऐसा आपको दिखाई दे 2x + 3y + 5z ऐसा करके दूगो प्लेन, और आपसे कहे कि इसका एंगल बताइए, तो जो आप पढ़े थे पहले cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा रूट अंडर पहले भी आपको वेक्टर में भी बताया गया, लाइन में भी आपको बताया गया। यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल लिख दिए ताकि आप अंतर समझ पाए। ये ऐसे आप यहाँ पर स्मॉल भी लिख दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका सेम ही है, क्योंकि दूगो वेक्टर के बीच एंगल जो होता है वही यहाँ पर आपको लगाना है। तो बस ये a1 b1 c1 पहला का में से छांट लीजिएगा, दूसरा का में से a2 b2 c2 जो प्लेन दिया हुआ रहेगा यानी जो समतल दिया रहेगा उसे छांट के इसमें मान रखिएगा, इससे आप थीटा निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले भी आप इस चीज़ को देख चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा नोट आपको बता दें कि पहले भी आपको बताए थे कि दूगो प्लेन लाइन से पैरेलल कब होता है, दूगो परपेंडिकुलर कब होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, दूगो प्लेन पैरेलल कब होगा और दूगो प्लेन जो है परपेंडिकुलर कब होगा। दो तल समांतर होने के लिए कंडीशन वही है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर का यानी लंब का है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस में बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम कहेंगे लंब है। और ये अनुपात अगर बराबर है तो समांतर बोलेंगे उसको। बात समझ में आई, एकदम सेम पहले वाला कंडीशन जैसा ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपसे क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 9 नंबर देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। कहने का मतलब कि एगो प्लेन दे दिया जाएगा आपसे, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा और किस फॉर्म में रहना चाहिए देख लीजिए एक बार बढ़िया सी चीज को, ax + by + cz बराबर d होना चाहिए। इस फॉर्म में आपको प्लेन कोई दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए बराबर के बाद आपको अगर बराबर के पहले d है तो आपको राइट साइड ले जाना है, और राइट साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ax + by + cz बराबर d होना चाहिए और एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ये पहला पॉइंट x1 y1 z1 है, और कहेगा इस पॉइंट से इस प्लेन का दूरी बताइए, इस पॉइंट से इस समतल के बीच की दूरी पूछेगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, d बराबर ax1 + by1 + cz1 माइनस d अब बटा रूट अंडर a² + b² + c², क्योंकि ये प्लस में d है ना, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला में ही आपको याद रखना है, माइनस d बटा रूट अंडर a² b² c²। सोचिए ए बी सी कहाँ से लाएंगे, तो इस प्लेन से आप छांट लीजिएगा, d का मान यहाँ पे आपको दिखेगा ही, और ये जो पॉइंट है ना इससे आपको गुना कर देना सामने, ax1 + by1 + cz1 माइनस d अब बटा रूट अंडर समझते हैं a² b² c², इसमें से मान रखिएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये भी आपका 2 नंबर का सवाल बनता है, 1 नंबर का भी होता है। एक पॉइंट यहाँ 2 3 4 दे दिया, यहाँ प्लेन दे दिया, डिस्टेंस पूछे तो आराम से लगाकर आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, यानी कि फार्मूला नंबर 10। देखिएगा, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन है समझिए उतना आपको फार्मूला आपको सीखना है। देखिएगा, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। देखिए ये वाला 5 नंबर का सवाल में एक बार पूछा गया था कि एगो लाइन और एगो प्लेन। देखिए अक्सर अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि दूगो लाइन था, दूगो प्लेन था का एंगल निकालना, लेकिन अब क्या करेगा, एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल पूछेगा। सुनिएगा ध्यान से, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल अगर पूछे, एक रेखा और एगो समतल के बीच का एंगल पूछे, तो देखिए रेखा तो आपको पता ही है कैसा होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। तल यानी समतल कैसा होता है, वेक्टर r डॉट n बराबर d, ऐसा। अब ये दोनों के बीच अगर एंगल पूछे तो इसमें अक्सर हम लोग cos थीटा लगाते थे, लेकिन इसमें क्या लगाना, sin थीटा। कब, sin थीटा के जगह पर हम फाई कर दिए, ऐसा चेंज कर दिए ताकि आपको याद रहे। अक्सर हम लोग दूगो लाइन या दूगो प्लेन था तो cos थीटा लगाते थे, लेकिन एक लाइन और एक प्लेन रहेगा तो आपको sin फाई लगाना था। sin फाई बराबर क्या करिएगा, इसका वेक्टर जो है और इसका वेक्टर तो उसी का, जैसे डॉट वाला a डॉट b लगाते तो वैसा ही इसका डॉट कर दीजिएगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटा में आपको वेक्टर b का मोड और वेक्टर n का मोड। ये देखिए ए तो ये पॉइंट, इससे कोई लेना देना नहीं, यही जो वेक्टर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी के बीच का एंगल आपको निकाल देना, बस साइन कॉस के जगह साइन लगाना है। ठीक है, इससे आप निकालिएगा कब, जब एक रेखा और एक प्लेन कहेगा एंगल निकालने के लिए तब। ठीक है, उसके बाद यह भी आपको एक छोटा सा कंडीशन याद रखिए, ये फॉर्मूला नहीं है, बस आपको जानकारी के रूप में ये देख लेना है कि कोप्लानरिटी ऑफ 2 लाइंस, यानी दूगो रेखाओं का सहतलीय होना। दूगो रेखा दिया हुआ रहेगा और कहेगा ये सहतलीय, इसको साबित करिए, या सहतलीय है तो किसी का मान आपसे पूछ सकता है। तो सहतलीय करने का मतलब एक तल में, सहतलीय मतलब एक तल में होने के लिए याद रखिए इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम आपको बताए थे लाइन्स में, याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर आपको बताया गया था b1 क्रॉस b2 ऐसे करके,
और डॉट लिखे थे A2 माइनस A1 जो हम आपको पहला वाला वीडियो में, और बटा में मोड B1 क्रॉस B2 निकाले थे, याद होगा आप सब लोगों को ये वाला फॉर्मूला। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 आ जाए, दोनों सट जाए, तो समझिए वह एक तल में होगा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में ये लाइन है तो ऐसे लिखिएगा B1 क्रॉस B2, ये वाला ऊपर वाला, और डॉट A2 माइनस A1 किसके बराबर हो, 0 के बराबर, अर्थात इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस है अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो समझिएगा कि वह सहतलीय है, और अगर 0 के बराबर न आता है तो वह सहतलीय नहीं है। और यही अगर मान लीजिए कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा दिखाई दे, दो लाइन ये दिखाई दे रहा है, पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, रेखा का समीकरण आपको पता है इस फॉर्म में नजर आता है। तो इस फॉर्म में अगर मान लीजिए ये पूछे कि ये सहतलीय है यानी कोप्लानर है, तो आपको क्या करना होगा, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये जो आपको यहाँ दिखाई देगा, जो पॉइंट आपको नजर आएगा ना यहाँ x1 y1 z1, x2 y2 z2, इसमें आपको मान बैठा देना है। और a1 b1 c1 ये बटा वाला a1 b1 c1, और ये a2 b2 c2 इस रेखा से, इसमें मान रखिएगा। अगर इसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो दूगो जो लाइन था वह कोप्लानर है यानी कि सहतलीय। वेक्टर फॉर्म में पूछे थे, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में पूछे थे, ये 9 के बराबर चांस रहता है ये सवाल का, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए जान जाना। एक छोटा सा सवाल भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट बात समझ में आ जाए। जैसे एक रेखा और ये रेखा जो है ना सहतलीय, इसको साबित करना है। तो सहतलीय कब होगा, जब इसको हम इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे और कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसमें से x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 z2 है, और हाँ याद रखिएगा प्लस में है तो माइनस में लिखना है, माइनस में है तो प्लस में। पॉइंट्स आपको लाइन में बताए थे, तो यहाँ पर हम मान भी छांट दिए हैं, आप एक बार मान देख लीजिएगा। और आपको करना क्या है, इसमें मान रख के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखना है कि 0 आंसर आता है कि नहीं। अगर 0 आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको बता दें, टोटल 11 को आपको फॉर्मूला पढ़ना है। 11 को फॉर्मूला को आपको करना क्या है, 1 से 2 बार 3 बार इसको देख लेना है, और कुछ याद हो जाए तो तनी लिख कर भी देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और लिखना नहीं चाहते हैं तो 2-3 बार इसको देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जब हम फिर आपको बारी बारी से टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ आएगा ही, और एग्जाम्पल्स के साथ उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो कल हम आप लोगों को फिर मिलेंगे क्वेश्चन टॉपिक के साथ, इसी प्लेन चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ लाइक शेयर आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू।